देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी वेक्टर टू बी कांस्टेंट वेक्टर, कि उसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, ज़ीरो। अगर वेक्टर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो है, सेम चीज़ है, ये है तो ये है तो ये। कांस्टेंट वेक्टर है तो डी बाई डी टी ज़ीरो, डी बाई डी टी ज़ीरो, इसका मतलब एक है कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, लेकिन वो वेक्टर खुद ज़ीरो नहीं है, कांस्टेंट है। अब उसका डेरिवेटिव उसी के साथ, उसी वेक्टर के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ए डॉट डी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। दूसरी चीज़ है, मैंने आर को रेडियस वेक्टर मान लिया। ठीक है, ए और बी के फॉर्मेट में दे रखा है, जैसे कॉस एन टी या साइन एन टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि ये मेरा रेडियस वेक्टर है और इस वेक्टर के मैं सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालूं और डेरिवेटिव का क्रॉस करूंगी उसी के साथ, आर के साथ, उसी वेक्टर के साथ। कांस्टेंट वेक्टर है ना, अब उसी कांस्टेंट वेक्टर का कांस्टेंट वेक्टर है, खुद के साथ ही आप क्रॉस कर रहे हो, तो ये क्या जाएगा, एन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। दूसरा यहाँ पे जब डबल डेरिवेटिव, तो फेमस इक्वेशन डबल डेरिवेटिव्स की, किसी भी वेक्टर का डबल डैश स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर होता है ज़ीरो। ठीक है, ध्यान रखो। अब जैसे आर को यूनिट वेक्टर है, ठीक है, अब यूनिट वेक्टर होने तो क्या दिक्कत है। अब मैं ये निकाल रही हूँ, यही चीज़ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, इधर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी है। ठीक है, तो मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है इसका 1/r² आगे आ जाता है। फिर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डी आर बाई डी टी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। फिर उसके बाद अब ये कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव कर रहे हैं आर का डी आर बाई डी टी का, डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, मतलब सारे प्रोडक्ट कर दिए एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो एज इट इज रह जाएगा आर डी आर बाई डी टी। जो सेकंड प्रोडक्ट है, सेकंड डेरिवेटिव है, उसका हो जाएगा ट्रिपल डी आर बाई डी टी। फिर उसके बाद अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर रही हूँ, है ना, तो एक डेरिवेटिव इधर जाएगा, एक डेरिवेटिव इधर जाने दो, और फिर दूसरी बार में क्या होगा, एक डेरिवेटिव इधर पहुँच जाएगा, 4 बार ये जाएगा खाली। अब जैसे मेरे पास एक डेरिवेटिव दे रखा है वेक्टर का सी क्रॉस ए, और डी वी का दे रखा है सी बी, मतलब सी तो कोई वेक्टर दे रखा है। अब ए के साथ क्रॉस है, बी है तो बी के साथ क्रॉस है, तो अगर मैं कंबाइनली ए और बी का क्रॉस करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा, ए और बी के क्रॉस को सी से क्रॉस, सो दैट इज़ अ कॉमन थिंग, राइट। अब जैसे यहाँ पे देखो, कॉस एन आई कैप प्लस साइन आई एन टी जे कैप दे रखा है, तो अब आर क्रॉस डी आर बाई डी टी निकालना है मेरे को। एक बार इससे करूँ, एक बार इसका डेरिवेटिव लेके करूँ, तो उसकी जो वैल्यू आती है, अभी ऐसे देख लो ना, आई जे तो दे रखा है, आई जे का क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, के, तो एन के कैप इज आंसर। ठीक है, अच्छा है, आया भी हुआ शायद क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको दे रखा है आर बराबर कुछ इस फॉर्म में दे रखा है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, एन टी और ई की पावर माइनस एन टी। ठीक है, अब ऐसे केस में उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो निकालो डबल डेरिवेटिव। एक कांस्टेंट मान लो, आर बराबर ही आ जाएगा, मतलब माइनस का डबल डेरिवेटिव करने पे क्या आगे माइनस आता है, हाँ, तो ये वैल्यू एक बार डिफ्रेंशिएशन किया एक, 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया एन स्क्वायर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एक तरीके से। तो याद रखो कि जब एक्सपोनेंशियल का एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब वो इसमें क्या होता है, डबल डेरिवेटिव के बाद क्या आता है, उसका कोफिशिएंट स्क्वायर बाय आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है एक ऐसे फंक्शन का जैसे ए है। ठीक है, अब इसका डी बाई डी टी है, दूसरी बार ए का कर रहे हैं, बी को कांस्टेंट रख रहे हैं, उसका टोटल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी का डबल डेरिवेटिव प्लस बी ए का डबल डेरिवेटिव, तो ईजी है।
फिर यहाँ पे एक डेरिवेटिव है, फिर ए का क्रॉस कर रहे हैं, फिर बी का क्रॉस कर रहे हैं, तो ये इसके बराबर होगा, भी क्रॉस में भी सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉट है तो डॉट लगा दो, क्रॉस है तो क्रॉस लगा दो साइमल्टेनियसली। उसके बाद ये दे रखा है क्वेश्चन है ना, उसमें दिया हुआ है बुक के अंदर कि एक्स की वैल्यू दे रखी थी 4 cos t, वाई की वैल्यू दे रखी थी 4 sin t, जेड बराबर दे रखा है सी टी। फेमस ग्राफ है ये तो। अब मेरे को बताना है कि t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है ना, और t बराबर π/2 पे इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन मेरे को दिख जाए, एक्सेलरेशन इज सेम वट एवर इज आगे दे रखा है ना r, तो दैट इज एक्सेलरेशन। तो आएगा वो सॉल्व करने पे, खाली मुझे ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन 2√13 आता है इसकी वेलोसिटी। अब ये दे रखा है इसमें r बराबर a t²/t/c। अब जब उसका डबल बार डिफ्रेंसिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा मेरे को, कांस्टेंट। ठीक है, अब वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हो भाई, मतलब तुम्हारा x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में कर लो एक बार, तो उसका अंडर रूट मैग्नीट्यूड करके निकालो तो वेलोसिटी निकल जाएगी। एक्सेलरेशन मतलब डबल बार डिफ्रेंसिएशन करके निकाल लो। ठीक है, फिर यहाँ पे है r की वैल्यू ये दे रखी है, जब a cos t, a sin t और b t इस टाइप की दे रखी होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू √a², इन दोनों का सेम होता है, प्लस b²। ठीक है, यस। जब ये r बराबर ये दे रखा है, तो यहाँ तो एक्स वाई जेड दे रखा था ना, यहाँ तो पूरा आर आई जे क्या पे दे रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, अगर इसका ऑप्शन सेम होता है √a² + v²। टेंजेंट एक्सेलरेशन क्या होता है 0, एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है a। टेंजेंट एक्सेलरेशन 0, नॉर्मल एक्सेलरेशन a। अच्छा है, अगर f एंड g स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, तो भाई स्केलर तो डायरेक्ट ओपन कर दो, जैसे ग्रेड निकाल रहे हो आप एफ जी का। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप मान के चलो, एफ बराबर क्या होता है, ग्रेड जी प्लस जी ग्रेड एफ। इसको ऐसे ओपन करते हैं प्रोडक्ट को, एक बार अंदर वाले का प्रोडक्ट ग्रेडियंट देंगे और बाहर वाले का, और फिर अगर यहाँ पे इनका मेरे को डिवाइडेशन करना है तो डिवाइडेशन कैसे करेंगे, सेम है, बस बीच में माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, और डिवाइड बाई जी² कर देना, जो नीचे हो तो जी² के फॉर्मेट में रहेगा। ऊपर पहले जी लिखेंगे, फिर ग्रेड एफ माइनस एफ ग्रेड जी, और जी 0 नहीं होगा। यहाँ पे यही है जो सबसे काम का है, मतलब cos n i प्लस साइन n j है, फिर r क्रॉस dr/dt करोगे तो n के बचेगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, n की वैल्यू 1 ले लें तो r क्रॉस dr/dt किसके बराबर हो जाएगा, k। बहुत अच्छा है कि स्केलर पॉइंट फंक्शन कांस्टेंट तब होता है जब उसका ग्रेडियंट क्या हो 0। दोनों चीज़ें वाइस वर्सा है, अगर ग्रेडियंट 0 तो फंक्शन कांस्टेंट, अगर फंक्शन कांस्टेंट है ग्रेडियंट 0। ग्रेडियंट कुछ नहीं, कोई भी फंक्शन तुम्हें दे रखा है, उसका i के रिस्पेक्ट में, j के रिस्पेक्ट में, k के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो वो क्या हो जाता है, इस जो ग्रेडियंट होता है वो स्केलर फंक्शन का लेते हैं हम, और वो हमें कैसी वैल्यू देता है, वेक्टर। और जो डाइवर्जेंस है वो हम लेते हैं वेक्टर का, और हमें कैसी वैल्यू मिलती है, स्केलर। और जो कर्ल है वो हम वेक्टर का करते हैं और हमें मिलता भी क्या है, वेक्टर। उसके अलावा एक जो हमारे पास लैप्लेशियन होता है वो हम स्केलर का करते हैं, हमें मिलता क्या है, स्केलर। ठीक है, ग्रेडियंट का भी ग्रेडियंट निकालते हैं तो आता है लैप्लेशियन। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, x बराबर ग्रेड निकालना है मेरे को, इसका इस पॉइंट पे निकालना है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, उसके साथ आई कैप आएगा, पाई के रिस्पेक्ट में चेंज जो आ रहा है जे कैप, के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है वो फिर वैल्यू रख देना इसमें। ठीक है,
फिर यहाँ पे है जैसे मैंने आर एक रेडियस वेक्टर लिया, जनरल वेक्टर है ये, एक्स वाई जेड। अब इसका मेरे को ग्रेडियंट निकालना है। अब तुम उसका ग्रेडियंट निकालोगे तो यूनिट वेक्टर आएगा, आर का यूनिट वेक्टर, कि आई जे और के कैप बचेगा। अब तुम्हें पता है कि आई जे और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ओके, फिर यहाँ पे है इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है यूनिट वेक्टर का आई जे एंड के। फिर यहाँ पे आपका ग्रेड बराबर जैसे 1/r करना चाहते हो, 1/r का ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब ये है, इसका इन्वर्स कर दें हम, फिर इसका ग्रेड करें, सीधा सीधा लिख लो। 1/r का क्या होता है, -1/r², ये होता है ना 1/r²। अब इसमें ज़्यादा होशियारी लगा दी, यहाँ पे यूनिट कैप मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -r/r³। चीज़ें वही है, सेम, थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया। FR है, कोई भी फंक्शन है जो R का फंक्शन है, उसका ग्रेड निकालना है मेरे को, ठीक है। तो पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा और फिर R का डेरिवेटिव होगा, R का ग्रेडियंट। तो वो चीज़ समझ आई, ठीक है। यानी कि f'(r) और ∇r। उसके बाद अगर मेरे को ये जो ∇fr है इसका क्रॉस निकालना है, मतलब मेरे को डायरेक्शन निकालना है एक तरह से। इसका मतलब डायरेक्शन ही होता है कि एक फंक्शन है जो r का है, उसका मैं डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, मतलब ग्रेड मतलब स्लोप, उसमें कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। उसका और जो r है उसके बीच में क्रॉस करोगे तो वैल्यू आएगी 0। ये ध्यान रखो, 3-4 चीज़ें याद रखना भाई। अगर सिंपल फंक्शन देते हैं, ग्रेड r बराबर यूनिट आ जाता है, 1/r करना चाहते हो -r/r क्यों आता है। ग्रेडियंट FR करते हो तो पहले FR' देन ग्रेड R। मैं पहले बता देती हूँ, नेबला बोलते हैं इसको ग्रेड को, और इसकी वैल्यू ये होती है ∂y∂x i कैप प्लस yj कैप प्लस ∂y_z k कैप, राइट। अब इसका क्या करना है, ग्रेड निकालना है हमको RM का। भाई M पहले लिख लो, RM-1 आएगा तो मेरे को R के फॉर्मेट में लिखना होता है, मतलब एक वेक्टर निकालना पड़ता है। तो इधर क्या जाएगा, M-2, सिंपल। अब क्या दे रखा है, एक मेरे को ये दे दिया फंक्शन। अब इसको मैं किसी कांस्टेंट वेक्टर A से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, A B C, फिर उसका निकाल रहे हैं ग्रेड, ठीक है। या आई जे और के इस टाइप से बच जाएगा, तो मतलब ये बच जाएगा बेसिकली। इसका मतलब यही है, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना वही कांस्टेंट दे देता है। इसका ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं भाई, ग्रेडियंट आर ए बी का, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, A क्रॉस B, ये भी अच्छा है। मतलब तो दो कांस्टेंट वेक्टर ले लिया, एक रेडियस वेक्टर ले लिया, कांस्टेंट है कि नहीं पता नहीं मेरे को, पर जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आप यही करते हो ना, बैक टू ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हो, R A क्रॉस B, यही होता है इसका मतलब। अब इसका ग्रेडियंट करना चाहते हो तुम, और इसका ग्रेडियंट को पता है क्या हो जाता है, यूनिट कैप। तो यूनिट का डॉट कर लो, इसके साथ यही बचेगा, A क्रॉस B। समझ आ गया। आज जनरल पोजीशन वेक्टर का ग्रेड तो यूनिट वेक्टर ही होता है।
1 मैग्नीट्यूड, तो ये a क्रॉस b बच जाएगा मेरे पास। अब एक कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, उस कांस्टेंट वेक्टर को ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है जैसे ये है, ऐसे है ये i प्लस b बाय j a, और फिर मतलब ये ऐसे है पूरा, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसको फंक्शन बाहर रख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लगेगा तो उसमें ग्रेडियंट ही ना। तो ये बराबर होता है चाहे से तुम ए को बाहर रख लो, जैसे इसका ग्रेडियंट कर लो, वैल्यू सेम आएगी। एक और ध्यान रखो, जैसे यू मैंने फंक्शन दे दिया, सिंपल फंक्शन है आपका एक्स वाई जेड वाला, वी फंक्शन स्क्वायर वाला फंक्शन है, ठीक है, और डब्ल्यू फंक्शन प्रोडक्ट वाला फंक्शन है, डिग्री इस तरीके की है। अब ये चीज़ तो कोप्लेनर होती है, ध्यान रखोगी होती है कोप्लेनर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ग्रेडियंट है u, जब आप इस और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं u b w आर द ऑर्थोगोनल, ठीक है। ध्यान रखो क्वेश्चन आया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन, किसी भी टेंजेंट प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? मैंने डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी पढ़ा था, आर बराबर होता है आर प्लस लैम्डा, ठीक है। और जब मेरा फंक्शन होता है, जैसे कोई भी है, ग्रेड है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आता है ना, तो यहाँ पे भी तो ये फंक्शन में जो चेंज आ रहा है वही लिखा हुआ है सेम। यहाँ पे भी इसका मतलब ये होता था कि आर माइनस आर है वो पैरेलल है, उसमें जो भी चेंज आ रहा है उसके पैरेलल है, तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन यहाँ पे भी सेम है कि आर माइनस आर नॉट जो भी है वो फंक्शन के साथ डॉट बनाएगी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी चेंज आ रहा है उसके परपेंडिकुलर है ये डेल क्रॉस एफ, उसके टेंजेंट का स्लोप इसके परपेंडिकुलर जो चेंज आ रहा है। फिर यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल में कुछ नहीं है, डॉट की जगह क्रॉस आ जाता है, ठीक है। डायरेक्शन बता रहा है ना, क्रॉस का मतलब डायरेक्शन बता रहा है कि उन दोनों का जो नॉर्मल है वो कौन सी डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे है आपका डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या चीज़ है। जैसे कोई फंक्शन ये दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट पे है, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाला ना। अब देखो डायरेक्शन डेरिवेटिव कैसे निकालता है, इसमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, है ना, मतलब आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जेड के एक्स के बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये आ गया। अब ये करना है कि इसमें वैल्यू रख देनी है, जो हमें गिवन वैल्यूज़ दे रखी है वैल्यू रख दी। डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने का ये है कि पहले तो इसका आप, ये यूनिट वेक्टर है एक तरह से, तो इसका वो निकाल दो आप यूनिट वेक्टर, मतलब ये, और डिवाइडेड कर दो अंडर रूट दिस स्क्वायर से, ठीक है। फिर उन दोनों को कर दो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कि जो वेक्टर में आया है ये आया है, इसको वैल्यू डालने पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, ठीक है, तो आपका गिवन आ जाएगा डायरेक्शन डेरिवेटिव। अब मेरे को ये निकाला, एक फंक्शन दिया हुआ है बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ
डायरेक्शन डेरिवेटिव, जो भी डायरेक्शन डेरिवेटिव निकल के आया उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये है फंक्शन, इसका पहले एक बार एक्सप्रेस में डिफ्रेंशिएशन होगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। ऐसे केस में इसका आंसर -12 आता है, ध्यान रख लो। एक ये चीज़ देखो, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस निकालते हैं हम, तो कैसे निकालते हैं? cos थीटा बराबर ग्रेड एफ, दो सरफेसेस हैं, तो सरफेस के बीच में कोई एंगल निकालना है, कैसा भी हो। दोनों फंक्शंस में जो चेंजेस आ रहे हैं और उनकी टेंजेंट एक तरह से, तो दोनों का जो ग्रेडियंट है उसका डॉट प्रोडक्ट और उनकी मैग्नीट्यूड नीचे लिख देंगे। डॉट प्रोडक्ट तो वही cos थीटा होता है, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे कि दो सरफेसेस दे दी मेरे को और मेरे को इस पॉइंट पे उनका एंगल निकालना है। इसका ग्रेड निकालोगे, पॉइंट सेटिस्फाई करवाओ, इसका ग्रेड निकालो, इस पॉइंट पर सेटिस्फाई करवाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर दोनों आ जाए, उनका ये कराओ, ग्रेड एफ ग्रेड फाई, इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा कुछ। टेट एग्जाम में भी पूछा था शायद, ये क्वेश्चन पूछा है तो कर देना। डायरेक्शन ये दे रखा है, मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। तो ये दे रखा है मेरे को यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बताते हैं r माइनस आर नॉट डॉट ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। भाई ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन निकाल लो, उसमें वैल्यू डाल देना, ठीक है। फिर उसका डॉट करना है, किसके साथ डॉट करना है? ये मान लो यूनिट वेक्टर आई जे के, मान लो इसको, उसके साथ डॉट कर देना, इक्वेशन निकल के आएगी ये। इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप कि अगर इस पे नॉर्मल है, टेंजेंट है, तो इसको तो सेटिस्फाई करेगी ना वैल्यू, इसको तो सेटिस्फाई कर, इससे डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो क्रॉस करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होती है आर डॉट आर क्रॉस डेल एफ, ग्रेडियंट निकाल के फिर उसका क्रॉस कर दो इस वेक्टर के साथ, ऊपर आई जे के कैप लगा देना। फिर यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट से हमें वेक्टर मिलता है, नेक्स्ट ग्रेड निकालना है। स्केलर पॉइंट फंक्शन का और निकलता है वेक्टर, डाइवर्जेंस निकालते हैं वेक्टर फंक्शन का, मिलता है स्केलर। कर्ल निकालते हैं कि वैल्यू 0 हो जाए, मतलब सॉरी कर्ल निकालते हैं वेक्टर का और आता भी एक वेक्टर ही है, ये मेजर डिफरेंस है, याद रखो। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि अगर डाइवर्जेंस जब 0 हो जाता है किसी फंक्शन का, तो उसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड है तो उसका डाइवर्जेंस 0 होगा। अब डाइवर्जेंस क्या चीज़ है? डाइवर्जेंस ये कि कोई चीज़ कितनी डाइवर्स हो रही है, मतलब किसी पॉइंट से कितना दूर जा रही है, वही तो होता है डाइवर्जेंस, दूर भागना, ठीक है। मतलब हाँ, फ्लो, बाहर जाना, वो डाइवर्जेंस। जैसे कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ये वेक्टर सारे से दूर भाग रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, डाइवर्जेंस यानी एक्सपेंशन, यहाँ से गए तो ये डाइवर्जेंस है। यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या हो रहा है? पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये
वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होता है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे श्रिंक हो रहे होते हैं, सिकुड़ना, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, फिर मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो ये कोई यहाँ पे आता जा वेक्टर आ रहे हैं, ठीक है, और उसी स्पीड से वापस निकल रहे हैं, तो ये यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ना तो श्रिंक हो रहे हैं ना एक्सपेंड हो रहे हैं, तो उस केस को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। ठीक है, और इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा रहा, क्योंकि सोलेनॉइड मतलब इनकम्प्रेसिबल भी बोलते हैं इसको, सोलेनॉइड को। कल क्या चीज़ है, कल जैसे कि ये मेरा कोई एक 3D स्फीयर है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ ऐसे फील्ड मूव कर दी है, मतलब फील्ड मतलब वेक्टर्स मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और इन वेक्टर्स की वजह से ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये नॉर्मल डिफाइन करते हैं कि हाँ ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इसका क्या है, कर्ल। ठीक है, और अगर कर्ल ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है वो क्या है, इरोटेशनल, फिर मतलब वो रोटेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि कर्ल को तो हम तभी डिफाइन करेंगे ना जब वो रोटेट हो रहा होगा, तो कर्ल ऑफ कि कोई फंक्शन का कर्ल ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब है इसका वो क्या है, इरोटेशनल। कर्ल को ऐसे देखो जैसे कर्ल मतलब स्पिन, कि इस तरह से ये वेक्टर्स इस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं इधर एक सरफेस जनरेट हो गई, इस 3D स्फीयर बन गया ना, तो ये कर्ल हो जाता है। कर्ल मतलब आप बोलो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं कर्ल को। डायरेक्ट ध्यान रख लो कि जो जैसे नॉर्मल वेक्टर है ये, ठीक है, इसका जो ग्रेडियंट था वो तो यूनिट होता था, यूनिट वेक्टर आर होता था। ठीक है, अब इसका डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, पर डाइवर्जेंस हम क्या निकाल रहे हैं कि जब इसको आर की पावर एन से मल्टीप्लाई करके इसका डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो उसका डाइवर्जेंस है वो इसके इक्वल आता है, आर एन एज इट इज़ और एन प्लस 3। डायरेक्ट ध्यान रखोगे तो बढ़िया, क्योंकि ये रिपीट होता है क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में। ठीक है, एन प्लस 3 आर एन, और ये अगर एन की वैल्यू -3 हो जाएगी तो ये सोलेनॉइड बन जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है डायरेक्ट कि ये फंक्शन आपका सोलेनॉइड कब बनेगा, जब एन की वैल्यू क्या हो जाए, पावर जो है उसकी वैल्यू 3 हो जाए, -3। ठीक है, इफ़ अ कांस्टेंट वेक्टर लिया मैंने और उसको मैंने इस से क्रॉस करवाया, और फिर मैं उसका डाइवर्जेंस इन डॉट प्रोडक्ट, उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, तो क्या आएगा, 0। समझ आ गया? इसको ऐसे समझो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वो ऑलवेज क्या होता है, 0। इसको देखो, कर्ल मतलब स्पिन, कोई चीज़ स्पिन हो रही है, उसको डाइवर्जेंस निकालना है मेरे को, तो वहाँ पे ना तो श्रिंक हो रहा होगा वो, ना एक्सपेंड हो रहा होगा, तो उसका डाइवर्जेंस क्या जाएगा, 0। DC इज़ ऑलवेज 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, ऐसी चीज़ तो देख के समझ जाएगा वो। अब यहाँ पे R दे रखा है, ठीक है, सपोज करो अब यहाँ पे मैंने पावर 3 दे दी इसको, -3 की जगह, तो ये इस फॉर्मूले से डायरेक्ट बना सकते हो। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, n + 3 की पावर Rn। मैंने यहाँ पे R की वैल्यू 3 दे दी, 3 + 3 6 की पावर Rn। n क्या था, क्यूब, तो 6r³ इज़ अ आंसर ऑफ दिस। जनरल भी करोगे तो भी वही आएगा ना। एक बार 3 बार किया, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, इसका क्या आया, 3r²। 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया, क्या आया, 6r। तो 6 तो r है, या पावर का पावर रहेगी। देखो, डाइवर्जेंस भी लीनियर फंक्शन है, मतलब इसको भी आसानी से ओपन कर सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ f + g।
क्या हो जाता है आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ डाइवर्जेंस ऑफ जी कर सकते हो। कर्ल ऑफ एफ प्लस जी भी सेम होता है कर्ल ऑफ एफ कर्ल ऑफ जी। अगर इफ़ कोई ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है और उसका कर्ल निकालना चाहते हो तो भाई सब ज़ीरो ही आएगा। किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का कर्ल क्या होता है ज़ीरो। फिर यहाँ पे है आप डाइवर्जेंस की वजह से ज़ीरो नहीं है कोई भी यहाँ कर्ल किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का ज़ीरो ही होता है। ज़ीरो वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालोगे तो ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि कर्ल का मतलब ये होता है रोटेशन। और कोई वेक्टर कांस्टेंट दे दिया तो वो क्या खा के स्पिन करेगा। अब f बराबर ई एक्स वाई जेड और ई आई जे दे रखा है। इसका कर्ल निकालना है मेरे को, निकाल लेना इसका कर्ल आराम से। ये तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, अंदर का जाएगा जो रोटेशन की टर्म्स में आ रहा है। एक्स जेड मैंने से सारे रोटेशन आ रहे हैं। अगर आर की वैल्यू कौन ये नॉर्मल एरिया कर्ल ज़ीरो हो जाता है। लेकिन मान लो जनरल वेक्टर दे देना, जनरल वेक्टर में भी कर्ल ज़ीरो है एक्स वाई जेड के केस में भी। ठीक है, और लेकिन इसको जब आर एन से मल्टीप्लाई करते हो तब भी ज़ीरो आएगा। इसका मतलब यूनिट वेक्टर्स का रोटेशन ज़ीरो। और इसको किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर लो तो भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, चौथी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। चौथी चीज़ ये है कि अगर कर्ल निकालना हो मेरे को, ए इज़ अ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर का जब मैं इसके साथ कर्ल निकाल चुकी हूँ उस केस में इसका आंसर 2a आता है। कर्ल ऑफ कर्ल है ये, कर्ल ऑफ कर्ल 2a। दो बार रोटेशन हो गया, कर्ल मतलब दो बार रोटेशन। 2a का मतलब क्या है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर ऐसे ए आई जे प्लस ए जे प्लस ए के, ठीक है, A1 A2 A3 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस टाइप का कोई वेक्टर है, इसके आगे 2 आ गया, दो बार रोटेशन, दो बार रोटेशन, 2 आ गए। अब एक और क्वेश्चन है कि इस टाइप का फंक्शन दे दे, एक्स वाई जेड की पावर v है, एक्स की पावर कुछ दे रखी है, ये रोटेशनल होगा कब, रोटेशनल होगा तब जब ये किसी पावर में नहीं होगा, ये हट जाए। तो ये मेरे को पता है ये चीज़ तो ऑलरेडी ज़ीरो होती है, इसका कर्ल तो ज़ीरो होता ही है। तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ज़ीरो, ताकि ये वन बने। और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1, -1 बनेगी तभी तो एक्स एक्स कैंसिल होगा भाई। ठीक है, ध्यान रखो। फिर यहाँ पे कि आर की वैल्यू दे रखी है एक्स आई बाई जे एन टू के कैप, ए इज़ एनी कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है। अब मैंने आर क्यू ए क्रॉस आर को आर क्यूब से डिवाइड कर दिया। देखो इस वैल्यू को डायरेक्ट मैं बता देती हूँ क्या चेंजेस आते हैं इसमें। आर क्यू एज इट इज़, एक बार पावर 2 बढ़ा के आगे लिख लेना, क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा आपस में, और अपन आर स्क्वायर तो कहीं आएगा, तो इसलिए एक बार आर की पावर एज इट इज़, एक बार आर की पावर R5। अपन आर के एस्पेक्ट में क्या है तो -a आर क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार R5 हो जाता है 3a डॉट आर ऐसे ही, और ए आर यहाँ पे। ठीक है, आया हुआ है भी। अब f बराबर मैंने r यूनिट वेक्टर अपन r दे दी। ठीक है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है मेरे को 1/r का।
वन अपॉन आर का डाइवर्जेंस वन अपॉन टू बाय आर, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0, ठीक है। फिर उसके बाद f की वैल्यू दे रखी है a क्रॉस आर आर एन। अगर ये आर एन ऊपर आ गया, वैल्यू डाइवर्जेंस की, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0, डी सी 0। कर्ल ऑफ दिस, मैंने ऐसा एक डाइवर्जेंस में कहता, तब मेरा आंसर n+3 की पावर आर एन आ रहा था। अब यहाँ पर कर्ल ऑफ दिस करेंगे तो क्या होगा, n+2 की पावर आर एन ए, ठीक है। दूसरी बार क्या आएगा, एन आगे ले लो, आर में से 2 जाता है डायरेक्ट, क्योंकि आर बाहर में तो लिखते हो ना, इसलिए n-1 भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आर बाहर लिखना है मेरे को, ये डॉट एट कर लो, इस टाइप का आता है कुछ। कर आर दे दिया आपका, आर के साथ कुछ भी जोड़ो, साइन आर कर लो, कुछ भी कर लो, ये तो 0 ही देता है। और फिर यहाँ पे है वेक्टर्स का डाइवर्जेंस निकलेगा, स्केलर्स का ग्रेडियंट निकलता है। तो कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है तो डाइवर्जेंस निकालेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा है तो ग्रेडियंट निकालेंगे। अब कुछ मान के चल रहे हैं, देखो यहाँ पे जो a और b है वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। u एंड v मैंने कोई स्केलर मान लिया, ठीक है। स्केलर का जनरल मतलब होता है मैग्नीट्यूड से। जैसे स्केलर तो डॉट, अब जैसे डाइवर्जेंस निकालना है कोई यू ए का, डाइवर्जेंस मतलब कितना श्रिंक कर रहा है वो, ये कितना एक्सपेंड कर रहा है। कब, जब कोई वेक्टर है जैसे ए है, ठीक है, इस ए वेक्टर में अगर मैं कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो अब बताओ क्या चेंज आया उसमें, क्या एक्सपेंड होगा। सबसे पहले डाइवर्जेंस मतलब ए जितना बाहर जा रहा होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए, क्योंकि ए ही मेरा वेक्टर है, ठीक है। ये ए पे वेक्टर लगा दो, ए वेक्टर है, वेक्टर का डाइवर्जेंस निकाला, फिर जो भी कांस्टेंट है वो तो मल्टीप्लाई रह जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने वेक्टर लिख दिया एज इट इज़। अब जो मेरा स्केलर है, उस स्केलर की वजह से क्या चेंज आ रहा है मेरे को वो भी लिखना पड़ेगा। तो स्केलर की वजह से जो चेंज आ रहा है उसको निकाल लो, ग्रेड यू कर दो। तो डाइवर्जेंस ऑफ यू है इक्वल्स टू क्या होता है कि डाइवर्जेंस ए का निकालूँ, मतलब वेक्टर का कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर स्केलर का ग्रेडियंट निकालूँ और फिर उसको मैंने जो गिवन वेक्टर उससे मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एडिशन का साइन है। तो जनरली ए और बी को आप वेक्टर्स के फॉर्म में लिखते हो, वेक्टर्स का निकलता है हमेशा डाइवर्जेंस और स्केलर्स का क्या निकलता है, ग्रेड। लेकिन इनइक्वलिटी ये है, कल निकाला है यू स्केलर ए वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर है उसमें कुछ स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, अब मेरे को बताना है कि उसका रोटेशन कितना हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो कि इसमें भी हमें टोटल रोटेशन निकालना तो एडिशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एडिशन आ गया, कल के केस में एडिशन है। अब ये मैंने कि जो मेरा वेक्टर है, सबसे पहले तो उसका रोटेशन निकाल लें, मतलब उसका कर्ल निकाल लिया कि हाँ भाई ये इतना रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, ठीक है। और जो स्केलर है, ठीक है, उसको भी तो वेक्टर बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में कितना रोटेट हो रहा है उस वेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले स्केलर को क्या बनाते हैं, ग्रेड यू, ठीक है। और फिर उसका और जो स्केलर है उसका और जो वेक्टर है उसका, दोनों का जो नॉर्मल है,
वो कितना रोटेट हो रहा है उसके हिसाब से कर्ल निकालते हो ना। तो इसका ग्रेड करोगे तब ए के साथ कर्ल करना, ठीक है। और जब यू कर रहे हो तो ए के साथ कर्ल कर लेना, ये मतलब है इसका सीधा सीधा। जब आप ये करते हो कर्ल मतलब यही होता है क्रॉस, कर्ल मतलब डेल का क्रॉस, यू ए के साथ। यहाँ पे नेवला क्या चीज़ है, नेवला वही चीज़ है, इससे कन्फ्यूज मत तो हुआ करो। एक्स के रिस्पेक्ट में जे डेल वाई प्लस के डेल जे, ये नेवला होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं इन दोनों के साथ उसका रोटेशन निकालना है। तो ये चीज़ याद रखो कि जो ऑलरेडी वेक्टर है उसका तो कर्ल होगा ही, कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली 10। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो मेरा वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और जो मेरा स्केलर दे रखा है उसका मैं वेक्टर निकालूं, उन दोनों के नॉर्मल निकाल दूं, तो मेरे को पता चल जाएगा कि वो रोटेशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो फार्मूला, मतलब क्या होता है ये बेसिकली दिमाग में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। जैसे ठीक है, कर्ल निकाल रहे हैं इसका वेक्टर का, स्केलर का ये निकाल रहे हैं, और वेक्टर तो क्रॉस ही करेगा, ठीक है, एडिशन आता है बीच में। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है मेरे को। वो कैसे निकालेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, देखो बाकी अब हम क्या कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स है मेरे पास ए एंड बी। अब क्रॉस का मतलब क्या है, कोई नॉर्मल है, ठीक है, मतलब ये रोटेट हो रही है एक तरह से, ए क्रॉस बी मतलब रोटेट हो रहा है, फील्ड हो गई पूरी मेरी, जो पूरी फील्ड उसने जनरेट करी है। अब उस फील्ड का डाइवर्जेंस निकालना है कि उसके अंदर कितने वेक्टर्स हैं जो श्रिंक हो रहे हैं या कितने वेक्टर्स बाहर जा रहे हैं, और वही होता है डाइवर्जेंस। तो अब इस केस में क्या होगा कि जब दोनों ही देखो डाइवर्जेंस में जब तक एक स्केलर एक वेक्टर तब तक मामला एडिशन में चलता है, लेकिन डाइवर्जेंस में जैसे ही आपका हो जाता है दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में नॉर्मल के अबाउट आपको डाइवर्जेंस देखना है ना। तो बीच में फिर माइनस आता है, कैसे आएगा, ये कैसे सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले जो वेक्टर ए है उसका क्रॉस किए, उसका कर्ल निकालो, मतलब ए कितना रोटेट हो रहा है वेक्टर ए, ठीक है। उसके बाद ठीक है उसमें दूसरा वेक्टर फिर आप डॉट कर सकते हो, दो वेक्टर आ गए उनका परपेंडिकुलर में कितना डिफरेंस है, फिर दूसरा वेक्टर उसका कर्ल निकाल रहे हैं और ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस भी डायरेक्ट याद रख सकते हो आप, ऑपोजिट कर्ल से ही है, ठीक है। पहले बी का जो पीछे उसको पहले आगे लिखते हैं, बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, मतलब जो पहले है उसका कर्ल पहले, कर्ल ए माइनस कर्ल बी है, बी एंड ए से डॉट करवा दो। उसके बाद इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये समझ जाना डॉट प्रोडक्ट नेवला में क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी होता है बी, ठीक है, कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैं कर्ल ऑफ कर्ल निकाल रहे हैं एक तरीके से, मतलब कि रोटेशन के बाद कितना रोटेशन हो रहा है, या फिर नॉर्मल किस तरीके से रोटेट हो रहा है, इसका मतलब तो यही हो ना ए क्रॉस बी, नॉर्मल किस तरीके से रोटेट कर रहा है, ओके।
तो आप देखोगे कि इस रोटेशन के अंदर आपका डाइवर्जेंस भी यूज़ होगा, ठीक है। ढंग से देखो तो ये यहाँ पे एक बार डाइवर्जेंस करना बी का, एक बार डाइवर्जेंस ए का, ठीक है। ए बी कर दिया, पहले डाइवर्जेंस बी का हो रहा है फिर ए का हो रहा है, और ग्रेड पहले ए का होगा फिर बी का, समझ आया। ग्रेड ए है और ग्रेड बी है, सीधा सीधा इसमें बी मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ए मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। डाइवर्जेंस उल्टा और ग्रेड सीधा, पर थोड़ा सा मॉडिफाइड है ग्रेड, समझ जाना। फिर मेरे को निकालना है ग्रेड ए डॉट बी। ग्रेड ऑफ ए डॉट बी बड़ा कमाल का है। इसमें एक बार तो ए का ग्रेड किया, बी से मल्टीप्लाई किया, एक बार बी का ग्रेड किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि इतना खतरनाक बन जाएगा सोचा नहीं था मैंने। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, ए बी, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तभी तो इसके आएगा, तभी तो ग्रेड निकालोगे, ठीक है। तो ये कर्ल के फॉर्मेट में रहता है कि ए का कर्ल उसकी बी से नॉर्मल निकाल रहा हूँ, मतलब ए जहाँ रोटेट कर रहा है वो रोटेशन जहाँ पे स्पिन हो रहा है वहाँ पे बी के साथ नॉर्मल निकालनी है, जहाँ पे बी रोटेट हो रहा है वहाँ ए के साथ नॉर्मल निकालनी है, ठीक है। तो एक वो सारे चेंजेस ऐड होंगे और बाकी ग्रेडियंट वाले चेंज ऐड होंगे, ऐसे देख लो। डाइवर्जेंस ऑफ जी, मैं बता रहा हूँ ग्रेड का ग्रेड लैप्लासियन बन जाता है डेल स्क्वायर फाई, तो इसको ध्यान रखो। डाइवर्जेंस डी जी क्या होता है, डेल नेबुला स्क्वायर फाई, डेल नेबुला है, ठीक है। उसके बाद सी जी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, भाई एक ग्रेडियंट क्या होती है कि चेंज है, सीधा सीधा। ग्रेड भाई क्या होता है, चेंज। इस तरीके से लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ग्रेड ये है, ग्रेड फाई लैप्लासियन, ठीक है। अब कर्ल ऑफ कर्ल क्रॉस, ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का कर्ल निकालना चाहते हो, ज़ीरो होता है, सी जी ज़ीरो होता है, डी सी ज़ीरो होता है, टिक ज़ीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ज़ीरो। यहाँ पर ग्रेड मतलब टेंजेंट, अब टेंजेंट का रोटेशन स्पिन करेगी या टेंजेंट ज़ीरो हो जाती है, और रोटेशन में स्पिन नहीं होता तो वो ज़ीरो जाता है। इसको देखते ही समझ रहे हैं क्या कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस है। नेवला से फर्क पड़ रहा है, ज़ीरो। कर्ल ऑफ एक वेक्टर है ए, उसका रोटेशन डबल रोटेशन किसके बराबर आ रहा है, ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस है, अगर मतलब जो भी मेरा रोटेशन का रोटेशन क्या हो रहा है, रोटेशन का रोटेशन वही होगा ना कि जितना भी एक्सपेंड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, उसमें से मैं वो सब्सट्रैक्ट कर दूँ कि जो मेरा फैक्टर है ए, उसकी सरफेस में कितना चेंज आ रहा है, यही मतलब ना डबल डेरिवेटिव का। तो हाँ ठीक है, यानी कि कल ए इक्वल तो क्या हो जाएगा, ग्रेड डाइवर्जेंस, मतलब ए का डाइवर्जेंस ग्रेड, राइट टू लेफ्ट थोड़ा करो इसे, में से मैं सरफेस माइनस कर रही हूँ, सरफेस रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस सिग्मा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो आप, अगर जनरल टर्म याद रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा।
ये बेसिकली क्या है, कर्ल ऑफ ए बराबर क्या है, ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ ए में से हम माइनस कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव। ओके, तो देखो मेरे को डाइवर्जेंस दो वेक्टर लिए मैंने, कांस्टेंट ए एंड बी कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। कांस्टेंट वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका डेरिवेटिव जीरो, मतलब जो जिनमें कोई चेंज आने की संभावना नहीं है, अब जिनका ग्रेडियंट जीरो होता है उनको बोलते हैं कांस्टेंट वेक्टर बेसिकली। एक आर मैंने जनरल वेक्टर ले लिया है, ठीक है, स्पेस पे कोई कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड प्लेन पे है, ठीक है। अब मेरे को ये निकाला कि उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सबसे पहले मैं ए का नॉर्मल निकालूं, ठीक है, फिर बी के रिस्पेक्ट में जब मेरे को जो उसका नॉर्मल मिल जाए, फिर मैं उसका जो वी वेक्टर है कांस्टेंट उसके साथ नॉर्मल निकालूं कि वो वी वेक्टर उस नॉर्मल के अराउंड किस तरीके से मूव कर रहा है, और फिर जो वेक्टर को मिल जाए फिर मैं देखूँ उसका कितना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, मतलब उसका डाइवर्जेंस, ठीक है। तो वो सब नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में आएगा -2, तो कांस्टेंट वेक्टर दो आगे बी डॉट ए, ठीक है, माइनस मतलब -2 बी डॉट ए। कर्ल क्या चीज़ है, देखो अगर इसी चीज़ को कर्ल निकाल के उसमें रोटेशन कितना हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह तो सही है सब, -2 बी ए, मतलब माइनस का मतलब यहाँ पे है कि वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डाइवर्जेंस जब भी नेगेटिव आता है इसका मतलब वो चीज़ श्रिंक हो रही है। तो ये आ जाएगा भाई दोनों वेक्टर्स का जो भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इस स्केलर क्वांटिटी उस स्केलर को भी स्केलर -2 हो रहा है, मतलब उससे भी लेस, ओके, तो वो उस टाइप का श्रिंक हो रहा है। कर्ल का मतलब है कि उसका रोटेशन कितना हो रहा है, चलो ठीक है उस पोजीशन में मिल गया, उसका रोटेशन कितना है, तो रोटेशन मतलब उसका नॉर्मल जो होगा वो बी क्रॉस ए के नॉर्मल के सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि एक तरह से ग्रेड ऑफ ए में ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, ठीक है। तो उस केस में सबसे पहले ए में ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ ग्रेड आ जाएगा आगे, और उसमें से मैं वो माइनस करूँगी, मतलब जो भी चेंजेस आ रहे कि जो नेवला है उसमें मतलब रोटेशन कर्ल उस ए वेक्टर कितना रोटेट कर रहा है, फिर वो जितना भी रोटेट कर रहा होगा उस ए वेक्टर के साथ नॉर्मल निकालेंगे, उस नॉर्मल को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि हाफ डेल ए क्रॉस बराबर क्या होता है, ए क्रॉस उसी का कर्ल, ठीक है। अच्छा है, फिर यहाँ पे है ये दे रखा है और इसका लैप्लेशियन निकालना है, एफ आर का लैप्लेशियन क्या निकलेगा, एफ लैप्लेशियन मतलब समझ रहे हो ना क्या है, डेल डॉट डेल एफ, ये इसका मतलब ग्रेडियंट का भी ग्रेडियंट, तो ये हो जाएगा डबल एफ आर प्लस ये थोड़ा याद रख लो 2/r आ जाएगा नीचे, ये 2 नीचे r और एक डेरिवेटिव, देखो लैप्लेशियन का मतलब एक बार 2 बार डेरिवेटिव, एक बार सिंगल बार डेरिवेटिव, और सिंगल डेरिवेटिव के साथ 2/r, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे है ऐसे ही इस लैप्लेशियन आर एन का निकालेंगे आप, तो क्या आएगा n+1, एक बार निकाला n आया, दूसरी बार निकालोगे 2 बार एक्सपेंशन, 2 बार एक्सपेंशन क्या होती है n+1 और एक n, ठीक है, और ऊपर n-1 एक बार n-2, ठीक है, ध्यान रख लो। फिर यहाँ पे है गॉस फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर में भी तो इस तरह की एक्सपेंशन थी, ठीक है। फिर ये है डेल स्क्वायर, सो नेवला स्क्वायर 1/r, जब इन्वर्स का आप लैप्लेशियन निकालते हो तो वैल्यू 0 आती है, ठीक है। एक
ये इनइक्वलिटी आई है कि मेरे को लैप्लेशियन निकालना है। मेरे पास 2 फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो एक बार तो ये होता है कि दोनों फंक्शंस के बीच में एक बार साई का निकाल लो लैप्लेशियन, फाई एज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो। एक बार फाई का निकाल दो लैप्लेशियन, कांस्टेंट ऐसे फाई मल्टीप्लाई कर दो। फिर बीच में इनका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक बार 2 ले लो, एक बार साई का और इसका दोनों का एक साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा है ये। फिर डाइवर्जेंस निकालना है मेरे को। सबसे पहले जी का ग्रेडियंट निकालूं, एफ कांस्टेंट की तरह डील करना है और कितना डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। अगर जब तक अंदर कर्ल नहीं है तब तक डाइवर्जेंस ऐड ही होता है, ठीक है। तो एक बार एफ इस ग्रेड का डाइवर्जेंस निकालेंगे, यही तो क्या होता है लैप्लेशियन एफ लैप्लेशियन जी। एक बार एफ का कर दो, एक बार जी का कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ आर ग्रेड 1/r³, ठीक है। ग्रेड निकालने को 1/r³ का, उसको मल्टीप्लाई करना है आर से, फिर उसमें कितना डाइवर्जेंस आ रहा है वो देखते हैं। तो ये बेसिकली आपका आ जाता है। भाई इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं आता क्या तुम्हें? 1/r³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1/r4 माइनस हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, एक्सपेंशन हो रहा है। और यहाँ पे 3/r4, 3 आगे r4, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रिटन एज डाइवर्जेंस ऑफ दिस आर एज इट इज, और मेरे को क्या निकालना है इसका ग्रेडियंट 3/r4। प्रॉपर्टी याद रखना कि डाइवर्जेंस ऑफ यू नॉट इक्वल टू यू डॉट यू का डॉट डाइवर्जेंस, ये मतलब कम्यूटेटिव नहीं है डाइवर्जेंस की टर्म्स में। अभी याद रखना कि डेल स्क्वायर फाई भी इसके इक्वल है, ये भी कम्यूटेटिव नहीं है। एंड नेबुला इज नॉट कम्यूटेटिव। रिलेशन अगर स्केलर का निकालते हैं तो स्केलर मिलता है, वेक्टर का निकालते हैं तो वेक्टर मिलता है। अगर मैं देख लूँ कि जो आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ होता है वो इस सरफेस पे दिशा में क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। तो दैट इज ग्रेड एफ इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस वेयर सी इज अ कांस्टेंट। ओके, डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है कि जैसे ये कोई पॉइंट है, अभी इस डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन है ना, इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या है, तो सबसे पहले एफ का ग्रेडियंट निकालो और फिर जो यूनिट कैप है इसका यूनिट कैप मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है ए, और इसका मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो, ऐसे तो निकलता है डायरेक्शन डेरिवेटिव। मतलब ये कि जो ये मैंने ग्रेड निकाला है, जो चेंजेस बन रहे हैं मेरा इस डायरेक्शन में, ए इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में एक इसका फैक्टर है, ये डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो उस डायरेक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं